साथियों, आज मैं दिनेश पाल अपने बहुजन पुरखा मानवर कांसी राम साहब पर बातचीत करूंगा। वर्तमान समय में देश में दो व्यक्ति पदयात्रा पर निकले हैं। दोनों आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं। यात्रा में उनके खाने पीने और ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। उनके पास संसाधनों से सजी एक प्रचार टीम भी है जो हर पल की घटना व तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच पहुंचाती जा रही है। एक कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा पर कर रहा है, तो दूसरा बिहार में पदयात्रा पर निकला है। आज से लगभग 40 साल पहले 1983 में भी एक व्यक्ति साइकिल से देश की यात्रा करने निकला था, लेकिन न उसके पास इतना संसाधन था और ना ही सूचना देने के लिए कोई मीडिया तंत्र। सुबह जब साइकिल निकलती थी तो यह पता नहीं होता था कि शाम को ठहरना कहाँ है और खाने में क्या मिलेगा या नहीं, यह भी तय नहीं होता था। तय था तो बस इतना कि अपनी सोती कौम को जगा देना है। यह सपना सच हुआ और आज लोग गर्व से कहते हैं कि कांसी राम की नेक कमाई जिसने सोती कौम जगाई। जी हाँ, मैं उस नारा नर की बात कर रहा हूँ जिसने अपने जनग्राह नारों से बहुजन समाज को झकझोर कर रख दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जाने के बाद दलितों के सामने घना अंधेरा छाने लगा था। आज़ाद भारत में भी उनका सुनने वाला कोई नहीं था। इसी बीच अंबेडकर जयंती तथा बुद्ध जयंती के अवकाश को लेकर एक विवाद हुआ और मान्यवर कांसी राम 1971 में नौकरी छोड़ बहुजनों को जगाने निकल पड़े। विदित हो कि विज्ञान विषय में स्नातक कर पुणे के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO कहा जाता है, की प्रयोगशाला में एक सहायक के पद पर मान्यवर साहब कार्यरत थे। पंजाब के रोपड़ जिला में खवासपुर गांव के हरि सिंह तथा बिशन कौर के घर में 15 मार्च 1934 को पुत्र रत्न के रूप में कांसी राम का जन्म हुआ, जो कि पूरे बहुजन समाज के लिए अनमोल रत्न साबित हुए। मान्यवर साहब बाबा साहेब से बहुत प्रभावित थे। बाबा साहब के सिद्धांतों व विचारों को मूर्त रूप देने अर्थात उसे जमीन पर उतारने का बीड़ा मान्यवर साहब ने उठा लिया और उसे ऐसे मुकाम पर पहुंचाया कि आज 21वीं सदी में हर कोई बाबा साहेब को अपनाने को आतुर है। साल 2015 में मैं हिंदी के प्रख्यात आलोचक प्रोफेसर चौथीराम यादव से अपनी बातचीत माटी पत्रिका के लिए करने गया था। तब उन्होंने कहा था कि 20वीं सदी भले ही गादी नेहरू का रहा हो, लेकिन 21वीं सदी पूरा का पूरा अंबेडकर के नाम रहेगा। आज का दौर अंबेडकरवादी आंदोलन का दौर है और इसे माननीय कांसी राम साहब ने अपने खून पसीना से सींच कर तैयार किया है। मान्यवर साहब ने नौकरी छोड़ने के बाद 24 पन्नों का एक पत्र अपने परिवार के नाम लिखकर स्पष्ट कर दिया कि अब परिवार से मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। मैं अब कभी भी अपने घर नहीं लौटूंगा, नहीं आऊँगा। ऐसा ही एक पत्र 1923 ईस्वी में 16 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी भगत सिंह ने भी अपने परिवार को लिखकर देश के लिए गृह त्याग किया था। खैर, कांसी राम ने नौकरी त्यागने के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा, क्योंकि उस समय दलितों की सबसे बड़ी पार्टी यही थी। मालूम हो कि इस पार्टी की घोषणा 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब ने ही की थी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। तत्पश्चात 1 अक्टूबर 1957 को नागपुर में पार्टी का विधिवत गठन हुआ। बहुत जल्द ही इस पार्टी से मान्यवर साहब का मोह भंग हो गया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1971 को अपने पहले संगठन SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की। इस संगठन में
तेजी से लोग जुड़ने लगे और जल्द ही इसका विस्तार महाराष्ट्र से बाहर भी होने लगा। 1978 में यह ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन अर्थात बामसेफ के नाम से मशहूर हुआ। सन 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसे DS4 कहा जाता है, का गठन किया गया और नारा दिया मान्यवर साहब ने कि बनिया बाभन ठाकुर छोड़ बाकी सब हैं DS4। 1982 में उन्होंने द चमचा एज नामक एक किताब लिखी, जिसे हिंदी में चमचा युग कहा जाता है। इस किताब को 4 भागों में उन्होंने लिखा है। पहले भाग में पूना पैक्ट की भूमिका के अंतर्गत पूना पैक्ट को प्रस्तुत किया गया है। 17 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यह कहते हुए जेल में आमरण अनशन पर बैठा कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना में मुझे जहरीले इंजेक्शन का बोध होता है, जिसे सोच समझकर हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए दिया जा रहा है। 19 सितंबर 1932 को गांधी के अनशन पर बयान जारी करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि मुसलमानों और सिखों को पृथक निर्वाचक मंडल देने से राष्ट्र का विभाजन नहीं होने वाला, तो यह भी नहीं होता है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता है कि दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन मंडल दे देने से हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। भाग 2 में पूना पैक्ट पर अंबेडकर के विचार हैं। उन्होंने पूना पैक्ट की हानियां गिनाते हुए निंदा किया है। वे गांधी के अनशन पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि अनशन में कोई नेक नियति नहीं थी, यह एक खराब और गंदा कृत्य था। यह अनशन अछूतों के लाभ के लिए नहीं था, यह उनके खिलाफ था और असहाय लोगों के खिलाफ यह निकृष्टम प्रकार का दबाव था। अछूत ऐसे व्यक्ति को ईमानदार और निष्ठावान कैसे मान सकते हैं। भाग 3 में चमचा युग को स्पष्ट करते हुए मान्यवर साहब लिखते हैं कि 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता दलित वर्गों पर थोप दिया गया। इसके साथ ही चमचा युग शुरू हो गया। चमचा को गुलाम बताते हुए उन्होंने चमचों की कई किस्मों को रेखांकित किया है। किताब के चौथे व अंतिम भाग में समाधान प्रस्तुत किया है। साल 1983 में DS4 के तहत कांसीराम ने सघन जन संपर्क अभियान चलाया, जिसमें एक साइकिल मार्च निकाला गया, जिसने 7 राज्यों में तकरीबन 3000 किलोमीटर की यात्रा की। इन संगठनों के माध्यम से दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समाज में चेतना ज्योति जगाकर 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और इन समाजियों को बहुजन समाज नाम दिया। बहुजन समाज को सामाजिक अस्त्र शस्त्र प्रदान करने के लिए उन्हें दलित एवं पिछड़े समाज में जन्मे महापुरुषों के विचारों एवं उनके संघर्षों को आधार बनाया। वे अपनी सभाओं में ललकारते हुए कहते थे कि हे बहुजन वीरों, उठो, अब मत सो, सोने व रोने का समय समाप्त हो गया। नई उमंगों, नई तरंगों से उठो। महात्मा ज्योतिराव फुले, विदुषी माता सावित्रीबाई फुले, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर एवं बाबा साहेब अम्बेडकर के लहू का लेस मात्र भी रक्त प्रवाह है तो पुनः उठो। महाप्रलयकारी ज्वाला की तरह भभको। मैं बहुजनों को इस देश का हुक्मरान देखना चाहता हूँ। उन्हें दलितों, पिछड़ों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के बल पर 85% बहुजन समाज के सूत्र का सूत्रपात किया और नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। मान्यवर साहब अम्बेडकरवाद के पौधे को भारत के कोने कोने में लेकर घूमे, लेकिन उन्हें सबसे उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश की लगी, जहां उन्होंने रूप दिया। उनका मानना था कि अगर भारत को शरीर मान लिया जाए तो उत्तर प्रदेश उसकी गर्दन है, अर्थात सभी राज्यों से ज़्यादा MP की सीटें इसी राज्य में हैं। अगर गर्दन को काबू कर लिया जाए तो सारा शरीर काबू में आ जाएगा। साहब का चयन सच साबित हुआ और 3 जून
1995 को भारत के सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों वाला राज्य उत्तर प्रदेश में पहली दलित महिला के रूप में बसपा नेत्री मायावती को मुख्यमंत्री बनने का संयोग बना। सन 1984 में बसपा के गठन के बाद उन्होंने पहला चुनाव 1984 में ही छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बसपा गठन के समय ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं व समर्थकों से कह दिया था कि बसपा पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नज़र में आने के लिए एवं तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। 1988 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री वीपी सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 वोटों से हार गए। वे 1989 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़े और चौथे स्थान पर रहे। सन 1991 में मुलायम सिंह यादव के सहयोग से इटावा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सहित दर्जनों प्रत्याशी, लगभग 40 प्रत्याशियों को उन्होंने हराया, जिसमें उनके निकटतम प्रतिद्वंदी 20,000 मतों से हारे और 20 नवंबर 1991 को 11 बजे पूर्वाह्न में संसद में अपना पहला कदम उन्होंने रखा। उस वर्ष 1996 में होशियारपुर से ग्रामीण लोकसभा का चुनाव जीत दूसरी बार लोकसभा में पहुंचे। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने 2001 में सार्वजनिक रूप से बहन मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए मान्यवर साहब के नेतृत्व में बसपा ने 1984 में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जेल भरो आंदोलन चलाया था और इस नारा को प्रचलित किया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मान्यवर साहब ने 2002 में ही घोषणा कर दिया कि 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर अपने समर्थकों संग बौद्ध धर्म ग्रहण करूंगा। अफसोस निर्धारित तिथि से 5 दिन पहले ही 9 अक्टूबर 2006 को कुशल राजनीतिक, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, कुशल समाज शिल्पी, दार्शनिक एवं बहुजन ज्योति को जलाने वाले मान्यवर साहब अपने करोड़ों चाहने वालों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उनका बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मंशा अधूरी रह गई। बहुजन समाज सदा उनका ऋणी रहेगा। उनके कुछ नारे जो बहुत ही चर्चित रहे, उसमें एक यह था कि बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसी राम करेंगे पूरा, आर्य पुत्रों होश में आओ, दास प्रथा पर रोक लगाओ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, जैसे तमाम